तो नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हमारे YouTube चैनल पर क्लास 12th की बायोलॉजी चल रही थी, जिसके अंतर्गत हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जो आपका होता है खाद्य उत्पादन में वृद्धि कार्यनीति। इस चैप्टर के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था और आज आपका लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, तभी आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों को अगर इसी प्रकार से क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज केवल 150 है, जिसमें आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के नोट्स मिलेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको इसी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और जो हिंदी इंग्लिश होती है उसके भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसी के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आज हमारा जो लेक्चर नंबर 5 होने वाला है उससे देखते हैं। चैप्टर में आपका जो आज का लेक्चर होने वाला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग फार्म प्रबंधन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग दो फार्म प्रबंधन के बारे में पढ़ चुके थे। जो पहला आपका होता है डेयरी फार्म प्रबंधन और दूसरा जो आपका होता है कुक्कुट फार्म प्रबंधन। तो अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जाकर के देख लेना। आज हमारी बारी है मत्स्यिकी या फिर मत्स्य पालन को पढ़ने के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग मधुमक्खी पालन करेंगे और ये जो आपका फार्म प्रबंधन होगा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो हमारा आपका जो टॉपिक होने वाला है आज का, वो आपका होने वाला मत्स्यिकी या फिर मत्स्य पालन। तो ये मत्स्यिकी क्या होता है, फिर मत्स्य पालन क्या होता है, उसे आप लोग समझिए। लोग इसमें सबसे पहले परिभाषा की बात करें तो यह मत्स्य पालन क्या होता है, इसको हम परिभाषा के माध्यम से सबसे पहले समझते हैं। खाद्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए मछलियों के पालन को मत्स्य पालन कहते हैं। यानी कि आप लोगों को पता होगा कि मछली हमारे खाद्य पदार्थों की पूर्ति करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करती है, इसीलिए हम लोग मछलियों का पालन करते हैं, इसे हम लोग मत्स्य पालन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर नीचे पॉइंट दिया गया है कि मछलियों तथा अन्य जलीय जीवों को पकड़ने, देखभाल करने तथा उन्हें बेचने से संबंधित उद्योग को हम लोग मत्स्यिकी कहते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर हम लोग मछलियों को पकड़ रहे हैं या फिर अन्य जलीय जीवों को पकड़ने का कार्य कर रहे हैं, उनका देखभाल करने का कार्य कर रहे हैं तथा उन्हें बेचने का कार्य कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें जो होती हैं वो मत्स्यिकी के अंतर्गत आती हैं। ठीक, अगले पॉइंट में लिखा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मछली उद्योग में भारत का विश्व में चौथा तथा जल कृषि के क्षेत्र में दूसरा स्थान है। यानी कि जो मछली उद्योग है उसमें अगर भारत को देखा जाए तो भारत विश्व में चौथा ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन किया जाता है। ठीक, और दूसरे नंबर पर अगर देखें तो इसमें क्या है, जल कृषि के क्षेत्र में दूसरा स्थान है। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब हम लोग बात करते हैं जो मत्स्य पालन होता है इससे आर्थिक कौन कौन से लाभ होते हैं। ठीक, सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया गया है, मछलियों के यकृत में विटामिन ए व डी की अधिक मात्रा पाई जाती है, तो इसलिए भी ये हमारे लिए उपयोगी होती है। मछली में प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन तथा अमीनो अम्ल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे लिए बहुत ही अच्छा आहार प्रदान करने का कार्य करती हैं। ठीक, अगले पॉइंट में लिखा गया है, कुछ मछलियाँ घर तथा इमारतों की शोभा बढ़ाने का भी कार्य करती है। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े इमारतों या फिर घरों में क्या होता है कि फिश एक्वेरियम वगैरह रखी होती हैं उसको शोभा बढ़ाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका तीसरा जो पॉइंट था मत्स्यिकी या फिर मत्स्य पालन, ये पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में, उसके बाद में फिर आपका जो फार्म प्रबंधन का पूरा टॉपिक होता है अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं मधुमक्खी या फिर मत्स्य कह सकते हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। तो मधुमक्खी पालन में हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों की छत्तों की देखभाल करना ही मधुमक्खी पालन कहलाता है। मधुमक्खी को प्राचीन काल से ही पाला जाता है। मधुमक्खी पालन से केवल शहद ही नहीं बल्कि मोम भी प्राप्त होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो शहद उत्पादन के लिए ही हम लोग जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनकी छत्तों का देखभाल करते हैं, और वही चीज़ आप लोगों की मधुमक्खी पालन कहलाती है। और मधुमक्खी पालन जो होता है बहुत ही प्राचीन समय से ही होता आ रहा है। ठीक, और मधुमक्खी का पालन हम लोग केवल शहद के लिए नहीं करते हैं बल्कि मोम का भी उपयोग इससे प्राप्त होता है, इसलिए मोम के उपयोग के लिए भी हम लोग इसका पालन करते हैं। ठीक, जिसे बी वैक्स कहते हैं। इस मोम का उपयोग सौंदर्यवर्धक पदार्थ या फिर पालिश बनाने में किया जाता है। तो नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं क्या मधुमक्खी पालन के फायदे। ठीक, इसमें प्रजातियां की बात यानी कि कौन कौन सी मधुमक्खियों की प्रजातियां पालन की जाती हैं, जिसमें आप लोग का आता है एपिस इंडिका, दूसरे नंबर पे आपका आता है एपिस मेलिफेरा, तीसरे नंबर पे आपका आता है एपिस फ्लोरिया। तो इसी प्रकार से ये होता है। ठीक, सामाजिक संगठन की हम लोग बात कर लें, जिस प्रकार चींटियों व दीमकों में सामाजिक संगठन पाया जाता है। नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जिस प्रकार से चींटियाँ जो होती हैं और दीमक जो होते हैं उसमें क्या होता है, सामाजिक संगठन पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से मधुमक्खियों में भी सामाजिक संगठन पाया जाता है। यह मोम के भीतर हजारों की संख्या में कॉलोनी बना करके रहती है। यानी कि जो मोम होता है उसके अंदर ये हजारों की संख्या में कॉलोनी बना करके रहती हैं, और इनके कॉलोनी में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। ठीक, कौन कौन से सदस्य होते हैं ये देखिए आप लोग यहाँ पर। रानी एक होती है, रानू मधुमक्खी होती है, एक नर होता है तथा एक श्रमिक होता है। मतलब कि
श्रमिक होते हैं। इस प्रकार के 3 सदस्य जो होते हैं उनके कॉलोनी के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? रानी, नर और साथ ही में आपका श्रमिक। ठीक, अब हम लोग विधि के बात कर लेते हैं कि जो आपका मधुमक्खी पालन होता है किस प्रकार से हम उसका पालन कर सकते हैं। ठीक, इसमें दिया गया है वृंदन के समय मधुमक्खियों को पकड़ा जाता है, कुछ श्रमिक व एक रानी मक्खी को कृत्रिम छत्ते के शिशु खंड में छोड़ा जाता है। ठीक, इन्हें भोजन के रूप में चीनी व जल का घोल दिया जाता है। इस प्रकार से आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि अगर आप लोग को मधुमक्खी पालन करना है तो इस प्रकार से आप लोग इन सभी चीज़ों को ध्यान देकर पालन कर सकते हैं। ठीक, इन कृत्रिम छत्तों को छाया में व कृत्रिम जल स्रोत के पास में खेत में रखा जाता है। ठीक, अगले पॉइंट में लिखना है आप लोगों को कि सही समय पर सावधानी पूर्वक शहद को निकाला जाता है, यानी कि जब शहद पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो हम लोग उसे सावधानी पूर्वक उसे निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मधुमक्खी पालन में क्या क्या सावधानियां हमको ध्यान देनी है, उसे आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। अब तो इसमें सावधानियां क्या क्या लिखी गई हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मधुमक्खी पालक को मधुमक्खियों को के स्वभाव, प्रकृति, व्यवहार, प्रजातियों और उनके जीवन चक्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी कि जो भी मधुमक्खी पालन कर रहा है, जो भी मधुमक्खी पालक है, उसको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मधुमक्खियों के स्वभाव के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनके प्रकृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए, व्यवहार, प्रजातियों और उनके जीवन चक्र के बारे में आदि जानकारी होनी चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट है इसमें कि छत्ते के पास मकरंद वाले पुष्पों के पौधे होने चाहिए। यानी कि किसमें जो छत्ते होते हैं, जो भी मधुमक्खियां हैं जहाँ पे पालन किया जाता है, उसके पास में क्या होना चाहिए? मकरंद वाले पुष्पों के पौधे होने चाहिए। तो यहाँ तक आप लोगों का जो मधुमक्खी पालन था पूरी तरह से समाप्त हो गया है। मत्स्य पालन भी हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। अब आज का जो टॉपिक आपका अलग होने वाला है, जो आपका होने वाला है पादप प्रजनन। यानी कि जो पादप प्रजनन होता है क्या होता है इसे समझिए आप लोग। पादप प्रजनन विज्ञान की वह शाखा। सबसे पहले क्या ध्यान देना है इसमें? पादप प्रजनन की परिभाषा देनी है। तो पादप प्रजनन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वास्तविक जाति के पौधों के आनुवंशिक लक्षणों में सुधार कर उन्नत किस्म की नई जातियों का विकास किया जाता है। यानी ये चीज़ें को ध्यान देना है कि पादप प्रजनन जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वास्तविक जाति के पौधों जो होते हैं उनके आनुवंशिक लक्षणों में अगर हम लोग सुधार करके उन्नत किस्म की नई जाति का विकास करते हैं तो वो आपका पादप प्रजनन के अंतर्गत ही आता है। ठीक, उद्देश्य की बात करें अगर हम लोग तो कम उपज वाली फसल से अधिक उपज वाली किस्मों का विकास करना। ठीक, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए कि किस प्रकार से हम लोग जो कम फसल वाली जो आपकी जाति होती है उससे हम लोग किस प्रकार से ज़्यादा फसल वाली जाति का विकास कर सकते हैं। ठीक, फसल की उपज के साथ साथ उसकी गुणवत्ता में भी सुधार। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जल्दी पकने वाली किस्मों का विकास करना, रोग व कीटों से फसल की हानि को बचाने के लिए रोधी किस्मों का विकास करना। यानी कि अगर पादप प्रजनन की बात करें तो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए इसे समझना। मृदा की लवणता, अम्लीयता, क्षारीयता के प्रति प्रतिरोधी किस्में तैयार करना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान देनी है। इसमें सारी चीज़ों को आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट करना चाहें और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, अब हम लोग इसमें बात करेंगे नई आनुवंशिक किस्म के विकास के प्रमुख चरण। यानी कि अगर हम लोग कोई भी नई आनुवंशिक किस्म के जाति का विकास कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से चरण हम लोग को ध्यान देने हैं, तो उसमें चरणों को हम समझेंगे। सबसे पहला इसमें चरण दिया गया है विभिन्नताओं का संग्रहण। यानी कि किस प्रकार से विभिन्नताओं का संग्रहण किया जा सकता है, अब हम लोग उसे समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या इसमें लिखा गया है कि आनुवंशिक विभिन्नताएं पादप प्रजनन का मुख्य आधार होती हैं और विभिन्नता किसी पादप जाति, इसके बाद से हम लोग अगले पेज को ले आते हैं। यहाँ पर जाति के सदस्यों में वातावरणीय कारकों व आनुवंशिक कारकों के द्वारा उत्पन्न की जाती है। ठीक, किसी पादप की जीनी संरचना में बदलाव के कारण जो विभिन्नता उत्पन्न होती है उसे हम लोग आनुवंशिक विभिन्नता कहते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई भी आप लोग पादप ले रहे हैं और उसके जीन संरचना में कोई भी हम लोग बदलाव कर रहे हैं तो उसे हम लोग आनुवंशिक विभिन्नता कहते हैं। ठीक, यहाँ पे जो आपका दूसरा पॉइंट होता है जनकों का मूल्यांकन एवं चयन। ठीक, इसमें आप लोग को क्या बताना है कि जनन द्रव्य का मूल्यांकन वांछित लक्षणों के संदर्भ में किया जाता है। इसके बाद चुने गए वांछित लक्षणों वाले उत्कृष्ट पादपों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक, जब जरूरत होती है तो शुद्ध वंशक्रम को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार पाए गए जनकों में संकरण कराया जा सकता है। तो यहाँ तक आप लोग के जो 2 पॉइंट थे पूरी तरह से क्लियर हो गए। हम तीसरे पॉइंट की बात कर लें अगर हम यहाँ पर कि चयनित पादपों के बीच पर संकरण। चुने गए अलग अलग जनकों में पाए जाने वाले वांछित लक्षणों को परसंकरण द्वारा एकत्रित करके एक ही पादप में लाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो चुने गए जो पादप होते हैं उनको क्या करते हैं हम लोग वांछित लक्षणों को परिसंकरण के द्वारा एक ही पादप में लाया जाता है। ठीक, वांछित लक्षणों वाले जनकों में एक के परागण को दूसरे जनक के वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आप लोगों के पादप प्रजनन के अंतर्गत ही आती हैं। चौथा पॉइंट इसमें होता है श्रेष्ठ पुनर्योजकों का चयन एवं परीक्षण। इसमें आप लोगों को क्या क्या ध्यान देना है, इसमें संकर संततियों में से वांछित लक्षणों वाले पौधों का चयन किया जाता है। इसके बाद इन पौधों का वैज्ञानिक तरीके से मूल्यांकन होता है। इन पादपों में कई पीढ़ियों तक स्वपरागण कराकर
समरूपता उत्पन्न की जा सकती है। तो यहाँ तक आपके 4 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं पादप प्रजनन में किस प्रकार से हम लोग नई आनुवंशिक जाति का विकास कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से चरण होते हैं। उसमें 4 चरण हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारा 5वां चरण होता है उसे आप लोग देखिए। नवीन किस्म का परीक्षण, निर्मक्तन एवं व्यवसायीकरण, ये किस प्रकार से होता है इसे भी समझ लीजिए। इसमें पादप प्रजनक नई किस्म के उपज, उत्पादकता, गुणवत्ता, कीट प्रतिरोधकता आदि के आधार पर इनका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक, अब इसमें एक और पॉइंट बचता है आपका, बस आपका पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है। इसमें आपका जो लास्ट पॉइंट बचता है वो आपका होता है बीज गुणन तथा वितरण। मोचन के बाद इस नई किस्म के बीजों का गुणन होता है जिससे कि किसान नई किस्म को ज़्यादा से ज़्यादा उगा सके। तो यहाँ तक आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज का जो लेक्चर होने वाला था वो आज आपका लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास। ठीक, तो वो लेक्चर भी आप लोग देखना ना भूलना। और इसके बाद में फिर आपके 2 लेक्चर और आने वाले हैं इस वीडियो के बाद में। लेक्चर नंबर 5 के बाद में आपको एक लेक्चर नंबर 6 देखने को मिलेगा और एक लेक्चर नंबर 7 देखने को मिलेगा। बस आपका पूरी तरह चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक, तो वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।